हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ दिसंबर माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा नवंबर माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और दिसंबर माह का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग को हमारे लास्ट यानी पार्ट 3 वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, नोमुरा ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में एशिया में किस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया है? यानी नोमुरा हैज प्रेडिक्टेड विच कंट्री इकोनॉमी विल ग्रो फास्टेस्ट इन एशिया फाइनेंशियल ईयर 2021। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। हमारा देश भारत जो है इसकी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया है। किसने? नोमुरा। नोमुरा क्या है? तो नोमुरा एक फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये कहाँ का है? ये जापान का है। तो नोमुरा इज ए फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक। इट ऑपरेट्स थ्रू 5 बिजनेस डिविजन्स। कौन कौन से? रिटेल इन जापान, ग्लोबल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग एंड एसेट मैनेजमेंट। एंड इट इज द ओल्डेस्ट ब्रोकरेज फर्म इन जापान। तो नोमुरा जो है वो क्या है? वो एक फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है जापान का। तो नोमुरा ने हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो जापानी अनुसंधान और ब्रोकरेज हाउस नोमुरा द्वारा साल 2021 में भारत की जीडीपी में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्था होने का अनुमान जताया है। एशियाई अर्थव्यवस्था याद रखिएगा। नोमुरा ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 9.9% जताया है। वहीं कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी -7.1% रहने की भी संभावना जताई है। किसने? नोमुरा। नोमुरा एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है। कहाँ का? जापान का। तो नोमुरा की बात करते हैं तो नोमुरा का हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 25, 1925 में, 1925 में 25 दिसंबर को। और आप लोग इस पूरे टेबल में देख सकते हैं जो नोमुरा ने जीडीपी बताई है सभी कंट्रीज की। आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इंडिया का मैंने इसमें हाईलाइट किया है वो कितना है? -7.1 बताया है 2020 में। और जो तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी इंडिया की वो कितनी हो जाएगी? बढ़ के 9.9% 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस प्रणाली को कब से 24/7 किया गया है? यानी सिंस व्हेन हैज द आरटीजीएस सिस्टम बीन मेड 24/7? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिसंबर से। 14 दिसंबर से आरटीजीएस सिस्टम को 24/7 किया गया है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का यहाँ पे मतलब हो जाएगा बिना डिले यानी बिना देरी के तुरंत ही पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस प्रणाली को साल के सभी दिन यानी 24 घंटे के लिए किए जाने की घोषणा की है। कब से की है? 14 दिसंबर से। 14 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस प्रणाली 24/7 जो होगी अवेलेबल होगी। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे के बीच ही ये जो आरटीजीएस प्रणाली है, ये आरटीजीएस सिस्टम है, ये अवेलेबल होता था। लेकिन अब ये 24/7 अवेलेबल होगा। आरटीजीएस जो सिस्टम है ये भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? यानी रिसेंटली लाइसेंस ऑफ विच बैंक हैज बीन कैंसल्ड बाय आरबीआई? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी करार सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करार सहकारी बैंक। और करार सहकारी बैंक कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के करार जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं दिखाई देने के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। किसका? करार जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का आरबीआई ने लाइसेंस पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं दिखाई देने के कारण रद्द कर दिया है। तो 7 दिसंबर को कामकाज का लाइसेंस रद्द करने के बाद बैंक का कोई भी कार्य नहीं हो पाया जिससे जमा और भुगतान करना भी शामिल है।
परिसमापन पर इसमें जमाकर्ता केवल DICGC से 5 लाख तक की अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का हकदार होगा। लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही की शुरुआत करने के साथ ही करार जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करार सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और किस एक्ट के, ये किस अधिनियम या किस एक्ट के अंडर में किया गया है? तो ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये किस एक्ट के अंदर? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं कर पाने के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। किसका? करार सहकारी बैंक लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय, तो सही आंसर हो जाएगा इसका PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया और ऋण प्रस्तावों की मंजूरी में सटीकता को बनाए रखने के लिए तकनीकी आधारित एक ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इसे सभी प्रकार के लोन्स के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की योजना भी तैयार की गई है। मुद्रा योजना के तहत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs के लिए लोन, एक नवीनीकरण, टॉपअप और समीक्षा सहित 10 लाख रुपए तक के क्रेडिट ऋणों की प्रक्रिया को मंजूरी लेंस के जरिए होगी। आप लोग PDF डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके लेंस जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हैं इनको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके CEO है SS मल्लिकार्जुन राव और इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन में जो अदर बैंक्स दिए हैं आप लोग उनका हेडक्वार्टर और CEO और टैगलाइन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मोबाइल पे ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यानी द आई मोबाइल पे ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय, तो सही आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है आई मोबाइल पे ऐप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक ICICI बैंक ने सभी बैंकों के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आई मोबाइल पे नामक अपने मोबाइल भुगतान ऐप का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। ऐप का नया वर्जन इंटरऑपरेबल है और उन ग्राहकों को भी भुगतान और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सक्षम बनाएगा जो ICICI बैंक के खाता धारक नहीं है। तो किसने लॉन्च किया है आई मोबाइल पे ऐप? ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। और आई मोबाइल पे ऐप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने इसमें दिए हैं, आप लोग PDF डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। ICICI बैंक की बात करते हैं तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO है संदीप बख्शी और टैगलाइन है ICICI बैंक का हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? यानी विच बैंक हैज लॉन्च्ड द सेल्फ रिलायंट महिला योजना? तो इसका आंसर इसमें मेंशन है, चलिए कोई बात नहीं, सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है, यानी जिसको मेन ऑब्जेक्ट है वो है भारत की आत्मनिर्भर महिला। इस योजना के तहत महिलाओं को 0.50% की ब्याज पर लोन यानी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। किस पर? 0.50% की रियायत पर। गोल्ड लोन स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन 0.25% रियायत और रिटेल लोन जो है वो 0.50% पे देगा। यह आत्मनिर्भर योजना विशेष रूप से किन लोगों के लिए है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। तो इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू की गई है। और जैसे पिक्चर में दिख रहा है कौन से दो बैंक मर्ज हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में? विजया बैंक और देना बैंक। ये योजना बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा राममूर्ति नगर में शुरू की गई है और इसे देश के 18 क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 18 शाखाओं में शुरू करने की भी योजना है।
बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में और इसकी चेयरमैन है हसमुख आधिया और इसके एमडी और सीईओ है संजीव चड्डा। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए कौन सी योजना शुरू की है, यानी विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर जीएसटी टैक्स पेयर्स। तो केंद्र सरकार ने जो जीएसटी टैक्स पेयर हैं, जितनी भी जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं, उन लोगों के लिए एक नई योजना, एक नई स्कीम लॉन्च की है। और क्या नाम है उस स्कीम का? तो उसका नाम है QRMP। शॉर्ट में इसको बोलेंगे QRMP, यानी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी QRMP। अब क्या फुल फॉर्म हो जाएगा QRMP का? तो इसका फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। क्या है? क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। हिंदी में त्रिमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए जो नई स्कीम लॉन्च की है उसका नाम है QRMP, जिसका फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए QRMP योजना की शुरुआत की है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं और 30 नवंबर 2020 तक अपना अक्टूबर GSTR 3B रिटर्न जमा करने वाली इस योजना के लिए लोग पात्र होंगे। इस संबंध में अधिसूचनाएं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा जारी की गई हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको QRMP स्कीम से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग PDF डाउनलोड करके इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस योजना के तहत। आप जिन लोगों को भी डिटेल्स में जानना है वो लोग PDF डाउनलोड करके इसको इजीली पढ़ सकते हैं। CBIC की बात करते हैं तो CBIC के अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार और CBIC संबंधित मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में RBI ने किस बैंक को अपने नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च रोकने का आदेश जारी किया है, यानी recently RBI has issued an order to which bank to stop the launch of its new digital program। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी किस बैंक को उसकी डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च रोकने का आदेश जारी किया है, यानी लॉन्च नहीं करने का आदेश जारी किया है? तो HDFC बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी HDFC बैंक। HDFC बैंक को डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च ना करने का आदेश दिया है किसने? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और क्यों? तो HDFC द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया है कि RBI ने HDFC बैंक लिमिटेड को एक आदेश जारी किया है जो पिछले 2 वर्षों में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट बैंकिंग में हुई परेशानियों के संबंध में है। इस आदेश में RBI ने हाल में 21 नवंबर 2020 को प्रमुख डेटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के चलते बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली बंद होने का भी जिक्र किया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका HDFC बैंक। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च को रोकने का आदेश किस बैंक के लिए जारी किया था? HDFC बैंक के लिए। HDFC बैंक की बात करते हैं तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले आदित्य पुरी थे और उनके बाद शशिधर जगदीशन जो है उन्होंने नया कार्यभार संभाला है। और HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको जो नोट्स में प्रोवाइड कराती हूँ वो इस प्रकार हैं। आप इनको PDF डाउनलोड करके जरूर से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग एग्जाम्स के क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप लोग PDF डाउनलोड करके या वीडियो को पॉज करके जरूर से ही ये इंपॉर्टेंट कंटेंट जो नोट्स में आपको प्रोवाइड कराती हूँ ये जरूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार REIT फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, यानी विच ऑफ दीज हैज लॉन्च्ड द REIT फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो भारत में पहली बार लॉन्च की गई है REIT फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो कोटक AMC इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी कोटक AMC। और कोटक AMC किसके अंडर में है? तो कोटक म्यूचुअल फंड के।
तो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी का फुल फॉर्म हो जाएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कोटक म्यूचुअल फंड ने भारत में पहली बार REIT म्यूचुअल फंड के लिए विभिन्न प्रकार के कोटक इंटरनेशनल REIT फंड ऑफ फंड लॉन्च किए हैं। तो भारत में पहली बार लॉन्च किए गए हैं REIT फंड्स ऑफ फंड्स। किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? कोटक AMC यानी कोटक म्यूचुअल फंड के द्वारा। REIT का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या हो जाएगा? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT का फुल फॉर्म है। और याद रखिएगा पहली बार लॉन्च किया है किसने? कोटक AMC, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कोटक म्यूचुअल फंड के अंडर में है। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको इसमें दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कोटक इंटरनेशनल REIT फंड्स ऑफ फंड से जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये इस प्रकार दिए गए हैं नीचे। आप लोग वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके जरूर से पढ़ लीजिए। मैं आपको एक बार फिर बोलती हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट हो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करते हैं तो इसके MD है नीलेश शाह। कौन है? कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कोटक महिंद्रा AMC के MD कौन है? नीलेश शाह। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है? यानी हाउ मेनी मिलियन डॉलर टेक्निकल असिस्टेंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय ADB फॉर बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता यानी टेक्निकल असिस्टेंस के लिए इसकी जो सहायता है उसको मंजूरी दी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2.5 मिलियन डॉलर। क्या हो जाएगा? 2.5 मिलियन डॉलर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में बायोफ्यूल के विकास के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है, जो कितने के बराबर है? 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 18 करोड़ रुपए। ये कितना हो जाएगा? लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में एडवांस जैव ईंधन विकास में सहायता करने के लिए। यह अनुदान एशिया क्लीन एंड एनर्जी फंड के जरिए वित्त पोषित किया जाएगा। किसके जरिए? एशिया क्लीन एंड एनर्जी फंड, जिसे जापान सरकार द्वारा क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी और कोरिया गणराज्य के एशिया और नॉलेज पार्टनरशिप फंड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। तकनीकी सहायता उपयुक्त फीड स्टॉक कुशल रूपांतरण में और बायोएथेनॉल, बायोकम्प्रेस्ड और प्राकृतिक गैस जितने भी बायोफ्यूल्स हैं उनमें उनके विकास में ये काफी मददगार होगा। ADB की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के अध्यक्ष कौन है? मासुगो अस्कावा। मासुगो अस्कावा ADB के अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यानी विद विच ऑफ दीज हैज एक्सिस बैंक लॉन्च्ड एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड? तो एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A और B बोथ, यानी रूपीफाई और वीजा। रूपीफाई और वीजा के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, A और B बोथ। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड ने रूपीफाई और वीजा के साथ मिलकर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSME के लिए एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह संपर्क रहित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो कि वीजा द्वारा संचालित है। केवल उन MSEs व्यवसायों के लिए होगा जो अपने व्यापार में खरीद के लिए रूपीफाई पैन भारत के साथ भागीदारी किए गए एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर लेन देन करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा रूपीफाई और वीजा के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो किन के लिए लॉन्च किया है? तो ये कॉन्टैक्टलेस सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसको वीजा द्वारा संचालित है। ये केवल उन MSEs व्यवसायों के लिए होगा जो अपने व्यापार में खरीद के लिए रूपीफाई पैन, याद रखिएगा रूपीफाई पैन भारत के साथ भागीदारी किए गए एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर लेन देन करते हैं। ये कार्ड ऐसे MSEs को क्रेडिट कार्ड समाधान प्रदान करता है
यह केवल घरेलू लेन देन के लिए ही इस्तेमाल होगा। कौन सा? एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड, जो रूपीफाई और वीजा के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। और इसी से इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स भी दिए हैं, जिनको आप पीडीएफ डाउनलोड करके, जो एक बार फिर बोलती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कौन सा? एक्सिस बैंक तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी, और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। बैंक्स के टैगलाइंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा सारे बैंक्स के टैगलाइंस। रूपीफाई की बात करें तो रूपीफाई के सह संस्थापक और सीईओ है अनुभव जैन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में, और इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? यानी हाउ मेनी मिलियन डॉलर लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एडीबी टू अपग्रेड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंगलुरु। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा 190 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किस लिए? तो बेंगलुरु में बिजली वितरण करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंगलुरु। तो एशियाई विकास बैंक ने कर्नाटक के बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए और उन्नत करने के लिए 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो लगभग कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 1400 करोड़ रुपए के बराबर है। कितना है? 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो लगभग 1400 करोड़ रुपए के बराबर है। इसके ऋण को मंजूरी दी है एडीबी ने। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड यानी BESCOM को दिए जाने वाली 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सॉवरेन ऋण और 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर का गैर सॉवरेन गारंटी ऋण भी शामिल है। बेस्कॉम 5 राज्यों के स्वामित्व वाली वितरण कंपनी में से एक है और कर्नाटक की सबसे बड़ी कंपनी है। सॉवरेन और गैर सॉवरेन ऋणों के इस संयोजन को पहली बार पायलट आधार पर भारत में एडीबी द्वारा जारी भी किया जा रहा है। एडीबी की बात करते हैं तो एडीबी के अध्यक्ष मात्सुगो असाकावा है और उसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। फ्रेंड्स, आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, जिससे और लोग भी अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। और अगर आपको वीडियो ज्यादा अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही मेरे नेक्स्ट वीडियो में।